आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे द्वारा चलाए जा रहे हरियाणा सहायक आचार्य हिंदी साहित्य से प्रैक्टिस सीरीज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें 4 क्लासेस हमने करा दी हैं। किससे संबंधित हैं क्लासेस? आपके काव्य शास्त्र, है ना। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक एक करके यूनिट उठाई जाएगी, उन यूनिटों के आधार पर क्या है आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेट है प्रैक्टिस का, कौन सा है? 5वां। तो देखिए इस सेट में क्या कराया जाएगा आपको एक संक्षिप्त में बता दें कि 4 जो सेट हुए हैं उसमें क्या है, हमने भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र को कराया। आज के सेट में क्या है, हम आपके पाश्चात्य जो काव्य शास्त्री हैं उनको कराएंगे। ठीक है, तो एक एक करके क्या है इनको देखेंगे। तो आज ज़्यादातर हम बात करेंगे अपने अनुकरण के सिद्धांत पर, जिसमें हम किसको देखेंगे, आपके अरस्तु को देखेंगे, ठीक है, और प्लेटो को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है आज की सेट में हम जानेंगे। तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन किस विद्वान का है। देखिए जो ये क्वेश्चन है आपके कई एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आपका यूजीसी नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। ठीक है, आपको कथन से स्पष्ट हो रहा होगा गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, कथन किसका है। तो इसमें किसके मत के दर्शन हो रहे हैं? आपके प्लेटो का। अगर हम प्लेटो के बारे में जानें तो देखिए जो प्लेटो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? एथेंस में। ठीक है, बात करें इनके गुरु की तो इनके गुरु का क्या नाम था? सुकरात। ठीक, अब वहीं हम बात करें कि जो ये प्लेटो थे वो किस प्रकार के कवि थे, यानी कि ये किस कवि को सर्वोत्तम मानते थे। देखिए हर किसी के अपने विचार होते हैं, मत होते हैं। तो जो आपके जो प्लेटो हैं इन्होंने क्या है उन कवियों को श्रेष्ठ माना जिनकी रचनाओं से जिनकी कविताओं से क्या है राज्य का भला हो, यानी कि उपयोगितावादी जो कविताएं हैं, नैतिकतावादी हैं, जो समाज को अच्छाई दिखाए, कुछ सिखाए, ऐसे कवियों को इन्होंने श्रेष्ठ माना है। वहीं ऐसे कवियों को इन्होंने क्या है एक विरोधाभास की दृष्टि में रखा कि वो एक कवि के दायरे में ना रहकर आनंद को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, तो इन्होंने क्या है ऐसे कवियों का बहिष्कार किया। कैसे कवियों का? जो नैतिकतावादी कविताएं नहीं लिखते हों, है ना, जो समाज सेवी कविताएं नहीं लिखती हों, तो इन्होंने क्या है उन कवियों का बहिष्कार किया है। देखिए ये मोटा मोटा इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको एक जो प्रारूप है वो समझ आ सके। ठीक है, तो जैसा कि इनका मत है गुलामी मृत्यु से भयावह है, ये एक दार्शनिक हैं, तो ये क्या है एक समाज सुधारक भी हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है ये ऐसे कवियों को प्राथमिकता देते हैं जो क्या है समाज के लिए कार्य करते हैं। ठीक, आपको इस कथन के विद्वान पता चल गए कि गुलामी मृत्यु से भयावह है, कौन है इसके कथन कहने वाले? प्लेटो। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, अब देखिए प्लेटो ने यथार्थ किसे माना। जैसा कि मैंने आपको प्रारूप बता दिया, एक रूपरेखा तैयार कर दी कि प्लेटो किस मत के हैं, कैसे उनके विचार हैं, ठीक है, क्या धारणाएं हैं। तो जैसा आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लेटो ने यथार्थ किसे माना है? कविता को, नाटक को, अनुकरण को, ईश्वरीय शक्ति को। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन 2 चीज में होती है, अनुकरण और ईश्वरीय शक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लें जो प्लेटो हैं, ठीक है, वो किस में क्या है? देवीय शक्ति। देवीय शक्ति में क्या है? अधिक विश्वास रखते हैं। ठीक है, अधिक विश्वास रखते हैं। इनका मानना ये है कि कवि जो भी रचना करता है, जो भी कविताएं लिखता है, वो किससे प्रेरित होकर लिखता है? ईश्वरीय शक्ति से, है ना। और जो वो लिखता है वो वास्तविकता से 3 गुना पीछे है, यानी कि वो ईश्वरीय शक्तियों का क्या है पूर्ण रूप से चित्रण नहीं कर पाता है। तो इन्होंने यथार्थ किसे माना है? देवीय शक्ति को। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो कौन सा सही होगा? ईश्वरीय शक्ति। इन्होंने ईश्वरीय शक्ति को क्या है महान माना है कि जो भी संसार में कार्य हो रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई देवीय शक्ति है, उसी के आधार पर क्या है संसार आगे चलता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है? तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कला के प्रयोजन में प्लेटो का मत है, यानी कि कला के प्रयोजन में प्लेटो का क्या मत है?
तो देख लेते हैं। ऑप्शन है कलावादी, व्यक्तिक, उपयुक्तावादी एवं नैतिकतावादी। अगला ऑप्शन है आनंदवादी। जैसा कि हमने आपको इनकी विचारधारा बता दी, तो प्लेटो का मानना ही यही था कि जो भी रचनाएं हों वो कैसी हों, समाज सुधारक हों, समाज को कुछ सिखाने वाली हों। ऐसी रचनाओं का उन्होंने बहिष्कार किया है, ऐसे कवियों का बहिष्कार किया है जो समाज पर अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं, ठीक है, जो सिर्फ आनंद को लेकर लिखते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। इसमें हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, जो कवि केवल प्रेम श्रृंगार की रचनाएं लिखते हैं उन्हें भी क्या है, इन्होंने बहिष्कृत किया है। ठीक, तो आपको समझ आ गया, प्लेटो ने सीधे सीधे माना है कि कला वही अच्छी जो समाज को क्या है, कुछ सिखा सके, है ना, अपना योगदान दे समाज के परिवेश को आगे बढ़ाने में। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही आएगा, उपयुक्तावादी एवं नैतिकतावादी। देखिए आपको क्या है, चीजें सब पता हैं, बेसिक चीजें हैं ये, लेकिन देखिए अगर हम पेपर उठा के देखें अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के, चाहे आपका राजस्थान का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन। अभी जब एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ तो उसमें देखिए प्लेटो और अरस्तु, इनसे क्वेश्चन बहुत लगे थे, और क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, विचारधारा के आधार पर। जैसे अभी इन्होंने सीधी सीधी पूछ लिया कि प्लेटो ने कला के प्रयोजन में किसे सर्वश्रेष्ठ माना है, कलावादिता को, व्यक्तिकता को, उपयुक्तावादिता को, या फिर आनंदवादिता को। तो सीधे सीधे समझ आ रहा है कि इन्होंने उस कविता को महत्वपूर्ण माना है जो नैतिकतावादी हो, समाज के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए कार्यरत हो। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे कवियों का इन्होंने बहिष्कार किया है जो समाज के लिए कोई रचना नहीं लिख सकते, ठीक है, जिससे समाज के जो लोग हैं वो कुछ नहीं सीखते। ठीक, दूसरी बात इन्होंने क्या कही है कि जो कवि है, ठीक है, जो कवि है वो सिर्फ क्या है, अनुकर्ता है, अनुकर्ता है, यानी कि संसार का संचालन किससे हो रहा है, आपकी दैवी ये शक्ति से। ठीक है, दैवीय शक्ति से। एक चीज यहां पर क्लियर हुई आपकी। ठीक, तो जो कवि उसकी सत्ता है उसकी रचना अपने कविता में करता है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उसे पूर्ण रूप से क्या है वो अपनी कविता में नहीं उतार सकता, उससे वो क्या है 3 कोस पीछे है। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, आप चलते हैं अनुकरण एवं विवेचन के सिद्धांत के प्रवर्तक। देखिए एक चीज यहाँ पर समझनी है, अनुकरण का जो पहला, अगर पहले प्रवर्तक पूछे जाएं तो सीधे सीधे बात है, अनुकर्ता के रूप में कवि को किसने देखा है, प्लेटो ने देखा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिया, ठीक है, उसमें किसने सैद्धांतिक रूप से इसकी व्याख्या की, अनुकरण की, तो उसके प्रवर्तक पूछे हैं। अगर अनुकरण और विवेचन साथ में लगे तो आप किसे करेंगे, अरस्तु को। ठीक है, तो इन्होंने देखिए क्या कहा है, अब देखिए इनकी पहले हम मानसिकता समझ लेते हैं, प्रारूप समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, हालांकि जो अरस्तु हैं उनके गुरु कौन है, प्लेटो हैं। ठीक है, अब इनकी विचारधारा में इन अंतर देखिए। जैसे प्लेटो ने बोला कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है देवीय शक्ति से हो रहा है, ठीक है, कभी उसकी कितनी भी रचनाएं करते, कितनी भी देवी शक्ति को अपनी कविताओं में उतार ले, लेकिन वो उससे क्या है 3 कोस पीछे ही रहेगा। ठीक है, वो अनुकर्ता मात्र है। ठीक है, वो सिर्फ अनुकरण ही कर सकता है उस चीज का, और उसमें भी वो क्या है काफी पीछे है। वहीं जो आपके अरस्तु है उन्होंने क्या बोला कि चाहे कभी सामाजिक हो, ठीक है, चाहे वो आनंदवादी हो, चाहे वो घड़े बनाने वाला हो, कैसा भी कवि हो, उसकी अपनी एक उपयोगिता है, उसका अपना एक क्या है सिद्धांत है। ठीक है, वो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वो उसमें क्या है सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने क्या है सभी को महत्ता प्रदान की। इन्होंने ये नहीं कि जो कवि सिर्फ समाज पर लिख रहा है सिर्फ वही महान है, नहीं, जो आनंद के ऊपर भी लिख रहा है, जो प्रेम के ऊपर भी लिख रहा है, वो अपने क्षेत्र में महान है। ठीक है, जैसे एक कथन और मिलता है प्लेटो का कि जो कुम्हार होते हैं, जो घड़े वगैरह बनाते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। वहीं क्या है, जो आपके अरस्तु थे, इन्होंने इस मत का क्या बहिष्कार किया कि ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी का अपना कार्य होता है, हर किसी का अपनी विचारधारा होती है, कोई किसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होता है, कोई किसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर यह डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए। तो अनुकरण एवं विरेचन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आपके अरस्तु हैं। ठीक, अब चलते हैं अगला कथन क्या है कि कला प्रकृति का अनुकरण करती है। कला प्रकृति का अनुकरण करती है, तो ये कथन किसका है? अब इन्होंने जो ये कथन है किसका है? जैसे कला प्रकृति का अनुकरण करती है, ये काम तो इस विचारधारा को किसने माना है? प्लेटो ने तो माना ही माना है, लेकिन अरस्तु ने भी क्या है इस विचारधारा को माना है कि कला प्रकृति का अनुकरण करती है। तो ये कथन किसका है? आपके अरस्तु का। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो प्लेटो हैं वो क्या है प्रकृति को, दैवीय शक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जो अरस्तु हैं वो सर्वश्रेष्ठ तो मानते हैं, लेकिन एक कवि की, एक रचनाकार की अपनी भी एक सत्ता होती है, उसको भी क्या है इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इन्होंने माना है कि हाँ कला प्रकृति का अनुकरण करती है, जो भी रचनाएं हो रही हैं कवि के मन में, जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो संसार को देखकर हो रहे हैं। ठीक है, वो उसका अनुकरण कर रहा है, लेकिन क्या है एक कवि की अपनी स्वयं की सत्ता होती है, स्वयं के विचार होते हैं। तो अरस्तु ने उस चीज को महत्ता प्रदान की है, वहीं प्लेटो ने क्या है ईश्वरीय शक्ति को। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, अरस्तु ने काव्य शास्त्र में मुख्य रूप से किस काव्य रूप का विवेचन किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न अभी राजस्थान में जो भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें ये प्रश्न सीधे लगा है। ठीक है, तो देखिए अगर आप अरस्तु के काव्य को पढ़ते हैं, ठीक है, मोटा मोटा भी पढ़ते हैं, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इन्होंने कौन से काव्य रूप पर अधिक कार्य किया, उसे सर्वश्रेष्ठ माना है, और क्यों माना उसका कारण भी हम आपको देंगे। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सुखांतक काव्य, दुखांतक काव्य, आदर्श काव्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अरस्तु ने जो विवेचन का सिद्धांत दिया, जो अनुकरण का सिद्धांत दिया, उसमें एक चीज इन्होंने और जोड़ी कि काव्य की जो महत्ता है कब प्रदर्शित होती है? दुखांतक काव्य से। यानी कि जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो किसी स्टोरी में इतना मार्मिक वर्णन होता है कि हमारे जो हृदय है वो एकदम कैसा होता है, द्रवित हो जाता है, यानी कि आंसू आने लगते हैं। तो देखिए जिस काव्य को पढ़ने से आपके भाव उच्च अवस्था में पहुंच जाएं, और ठीक है उस भाव में क्या है, और काव्य भी कैसा हो, दुखांतक, इसमें क्या है जो हमारे अंदर घुटन है, त्रास है, वो बाहर निकल जाए। किसके माध्यम से? आंसुओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? आंसू के माध्यम से। ठीक है, तो इन्होंने क्या है दुखांतक काव्य को क्या है महत्वपूर्ण माना, क्योंकि जो ये काव्य होता है वो आपके भावों को उच्च अवस्था में ले जाता है। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हुई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरस्तु ने कला भेदक तत्वों की संख्या कितनी मानी है? आपको ये क्वेश्चन बार बार देखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं कि आपके दुखांतक काव्य के कितने भेद हैं, कला के कितने भेद हैं, फिर चरित्र के कितने भेद हैं, ये सारी चीजें। तो बात करेंगे कला, अरस्तु ने कला भेदक तत्वों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन में है आपके 3, 4, 5, 2। तो कितनी मानी है अरस्तु ने? 3 मानी है। देखिए नाम भी याद करना है आपको। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? पहला क्या आ रहा है? माध्यम। ठीक है, पहला आ रहा है आपका माध्यम। दूसरा इन्होंने क्या माना है? विषय। ठीक, तीसरा है पद्धति। तीसरा है पद्धति। ठीक है, तो अरस्तु ने क्या है जो कला के जो वेद हैं उनको 3 तत्वों में विभाजित किया। पहला है आपका माध्यम, दूसरा है आपका विषय, तीसरा आपकी पद्धति। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अरस्तु ने किस काव्य रूप को महत्वपूर्ण माना है? दुखांतक काव्य रूप को। ठीक है, अब दुखांतक काव्य रूप के कितने भेद होते हैं, या फिर ये कह लें कि अरस्तु ने काव्य के कितने भेद माने हैं? ठीक है, भेद इन द सेंस कितने अंग हैं काव्य के। ठीक, तो अगर हम बात करें दुखांतक काव्य की, तो इन्होंने देखिए 6 अंग माने हैं, जिसमें अगर बात करें कौन कौन से माने हैं। पहला जो अंग है, यानी कि किसी भी काव्य की रचना के लिए क्या है, कथानक का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा फिर क्या है, चरित्र। चरित्र ऐसे हों जो पाठक पर क्या है अपना प्रभाव छोड़ते हों। ठीक, तीसरा इन्होंने माना है पद योजना, कि कैरेक्टर को कैसे बांध के रखना है। ठीक है, चौथा इन्होंने क्या माना है, विचार।
विचार कैसे होने चाहिए, उद्यत होने चाहिए, ठीक है। 5वां माना है दृश्य, 6ठा माना है गीत। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए हम कोई भी काव्य की रचना करें तो उसमें कथानक का होना तो आवश्यक ही है, ठीक है। फिर उसमें क्या चरित्रों का भी होना आवश्यक है। अब देखिए चरित्र, उन्होंने क्या कहा कि जरूरी नहीं कि चरित्र सारे ही अच्छे हों, ठीक है। देखिए आप कोई भी मूवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं, इसमें कई कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। एक तो ये होता है जो पूरे आपके सीरियल का आधार होता है, ठीक है, जो मेन कैरेक्टर होता है, ठीक। उसके बाद उसके सहयोगी कैरेक्टर होते हैं, फिर विरोधाभास में भी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। अगला क्या है, पद योजना, कि कैसे उन कैरेक्टर को उनके आधार पर बांधा जाए। फिर विचार, हर चरित्र के अपने अलग अलग विचार होते हैं, उनको प्रदर्शित करना। और फिर एक महत्वपूर्ण टास्क ये भी रहता है कि जो चीज़ दिखाई जा रही है वो पाठक पर क्या, या जो श्रोता है, ठीक है, उन पर क्या प्रभाव डाल रही है, ठीक है। ये सारी चीजें, दृश्य और गीत, आपके ये 6 अंग हैं दुखांतक काव्य के, आपको याद रखने हैं। अगर दुखांतक काव्य भी हटा दिया जाए तो सीधे सीधे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अरस्तु ने काव्य के कितने अंग माने हैं, तो आप यही लगाएंगे, कथानक, चरित्र, पदयोजना, विचार, दृश्य, गीत। आपको ये चीज याद भी करनी है। कभी कभी क्या होता है, इसमें से 4 आपके अंग उठा लिए गए, फिर इसमें कोई और जोड़ दिया गया। अब उसमें से पूछेंगे कि अरस्तु के जो अंगों का विभाजन किया है काव्य का, उसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो जैसे पद योजना को हटाकर यहाँ पर शैली लिख दें वो, तो क्या है, आपको अगर आपको ये चीजें याद होंगी तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें क्या है, शैली नहीं आएगी, पद योजना आएगा, ठीक। समझ आ रही है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो है, अरस्तु ने दुखांतक का प्रमुख तत्व किसे माना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जैसा कि इन्होंने क्या है, दुखांतक काव्य यानी कि त्रासदी को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। अब इन्होंने दुखांतक काव्य में किस तत्व को प्रमुख माना है, आपकी कथानक, चरित्र, पदयोजना, विचार। देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, चरित्र पर आके, क्योंकि किसी भी सीरियल में क्या है, जो चरित्र होता है, जो करेक्टर होता है, वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन यही आती है जब विरेचन शब्द का प्रयोग होता है। अगर आप इसके बारे में ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अरस्तु के दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने क्या है, कथानक को, क्योंकि एक कथानक ही होता है जो चरित्र को उच्च श्रेणी में ले जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण माना है कथानक, किसने माना है, अरस्तु ने दुखांतक काव्य का प्रमुख तत्व। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि अरस्तु ने चरित्र के लिए कितने तत्वों को आवश्यक माना है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। तो देखिए अरस्तु ने चरित्र के लिए 4 तत्वों को आवश्यक माना है। तो इनके नाम भी देख लेते हैं। पहला जो हमारा आ रहा है अच्छाई, दूसरा है हमारा औचित्य, तीसरा है हमारा यथार्थ, चौथा है हमारा सुसंगति। अब देखिए इस पे क्या समझ रहे हैं, जो हमारा प्रमुख चरित्र जो होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, औचित्य होना चाहिए, यथार्थ को प्रदर्शित करता हो, सुसंगति प्रदर्शित हो रही हो, ठीक है। आपको ये याद होने चाहिए। अब देखिए हम इसमें इतने डीपली क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं। आपको ये नहीं पूछ रहा कि अरस्तु ने ये कथन कह दिया तो फिर लॉन्जाइनस ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये क्वेश्चन बहुत कम बन रहे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, ये देखिए आपका पाठ्यक्रम वही है, अब उसमें से क्या है, ये डीपली क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। देखने में तो बहुत बेसिक लग रहे हैं पर ये इन्हीं क्वेश्चनों को करा रहे हैं। तो हमारा जो पैटर्न है कराने का, तो वो इसी आधार पर तैयार किया गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरस्तु ने कितने प्रकार के कथानकों का विवेचन किया है। अभी हमने चरित्र के बारे में बात की, 4 प्रकार माने इन्होंने, कौन कौन से, अच्छाई, औचित्य, यथार्थ, सुसंगति। अब कथानकों की बात करें तो अरस्तु ने कथानकों को 3 रूप में क्या है, विभाजित किया है। कितने रूप में, 3 रूप में। तो सबसे पहले जो हमारा कथानक आ रहा है कि या तो
ऐतिहासिक हो, ऐतिहासिक, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने क्या माना है, काल्पनिक हो, ठीक। तीसरा इन्होंने क्या माना है, आनुश्रुतिक हो, ठीक। तो इन्होंने कथानक को 3 रूप में विभाजित किया है, ऐतिहासिक, काल्पनिक, आनुश्रुतिक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कवि को अनुकर्ता किसने कहा? मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था जब मैं प्लेटो और अरस्तु की जो विचारधारा है उसमें क्या अंतर है। तो जो प्लेटो हैं उन्होंने कवि को सिर्फ एक अनुकर्ता माना है कि वो क्या है, ईश्वरीय शक्ति की नकल करता है, ठीक है। तो कौन आएगा इसमें, प्लेटो आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कवि को निर्माता किसने कहा है। देखिए अरस्तु ने ये तो कहा है कि जो कवि है वो अनुकरण करता है, ठीक है, प्रकृति का अनुकरण करता है। इन्होंने प्रकृति को लिया है, यहाँ पे डिफरेंस ही देखेंगे। और जो आपके प्लेटो हैं उन्होंने क्या, ईश्वरीय शक्ति को लिया है, ठीक है। इन्होंने कहा कि प्रकृति का अनुकरण तो करता है लेकिन उसके जो शब्द हैं, ठीक है, उसके जो भाव हैं, उसका निर्माता वो खुद है, उसका निर्माण वो खुद कर रहा है। अपने भावों को वो कैसे विशिष्ट शब्दों में प्रयुक्त करे, ठीक है। तो उसका निर्माण उसने किया है, प्रकृति ने नहीं किया है, ठीक है। उससे क्या है, उसने प्रकृति से तो ये सारी चीजें महसूस की हैं लेकिन उसे अभिव्यक्त किस भाषा में करना है, कौन से शब्दों का निर्माण करना है, तो इसीलिए क्या है, अरस्तु ने कवि को निर्माता कहा है। अब देखिए जैसे कि अब एक कवि की महत्ता को कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर कवि वीर रस से ओतप्रोत कोई कविता लिख दे तो जो श्रोतागण होंगे उनके अंदर क्या है, वीर रस उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर वीर रस किसके माध्यम से उत्पन्न हो रहा है, श्रोतागण के अंदर, कवि के माध्यम से, ठीक है, कवि के माध्यम से, क्योंकि उसने ही अपने शब्दों, अपने भावों के तेज से क्या है, जो श्रोता हैं उनके मन में वीर रस की उत्पत्ति कर दी। तो निर्माता कौन हुआ, ये दृष्टिकोण किसका है, अरस्तु का, ठीक है। अब वहीं दूसरा रूप देख लें, अभी कोई ऐसी कवि रचना कर दे, कैसी, करुण रस में, ठीक है। हालांकि श्रोतागण बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं, कोई उन्हें मानसिक तनाव नहीं है, बैठे हैं। अब वो कोई ऐसी रचना कर दे जिससे सुनकर क्या है, उनके मन में आंसू आ जाएं, तो भाव उत्पन्न हुआ ना, करुण रस उत्पन्न हुआ ना। तो किसके कारण हुआ, ये कवि की कविता के कारण, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, कवि को एक निर्माता माना है, ठीक। तो ये डिफरेंस है आपके प्लेटो में और क्या है, अरस्तु में, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले किसने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और साथ ही ललित कला की अलग सत्ता को स्वीकार किया। यह कथन किसका है, कोलरिज, अरस्तु, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ। तो ये कथन किसका है, अरस्तु का। देखिए अरस्तु ने क्या है, मैंने क्या बोला, ये प्लेटो ने क्या है, सिर्फ उन कवियों को श्रेष्ठ माना है जो समाज के लिए लिखे हैं, ठीक है, जो नैतिकता को सिखाएं, तो उनको महत्वपूर्ण माना है। बाकी ऐसे कवियों का बहिष्कार किया इन्होंने जो आनंद के ऊपर लिखते हैं, जो प्रेम के ऊपर लिखते हैं, जो व्यक्तिगता के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता समाज में, ठीक है, ये उस चीज़ पर। लेकिन अरस्तु ने क्या कहा कि हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में लिखे, आपके प्रेम के क्षेत्र में लिखे, ठीक है, श्रृंगार के क्षेत्र में लिखे, युद्ध के क्षेत्र में लिखे, समाज के क्षेत्र में लिखे, तो हर किसी की अपनी एक सत्ता होती है, हर किसी की अपनी विशिष्टता होती है, उसी के आधार पर वो रचना करता है, ठीक है। तो अब ये नहीं कि किसी का मन नहीं है उस चीज में लिखने का। अब उन्होंने क्या बोला प्लेटो ने कि वो नैतिकता को ही सिखाए, वो रचना सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा तो नहीं है, अरस्तु ने कहा ऐसा तो नहीं है। मनुष्य के मन में कई भाव होते हैं, क्रोध भी होता है, प्रेम भी होता है, हास्य भी होता है ना। तो इन भावों को जो उजागर कर दे वही निर्माता है, वही कवि की श्रेष्ठता है। इतना उसमें दम है कि वो अपनी कविता के माध्यम से क्या है, ऐसा माहौल पैदा कर सकता है कि वहाँ पे कितने भी श्रोता बैठ जाएं वो उसी के भाव में रम जाएं। इसीलिए क्या है, इन्होंने कवि को चाहे वो किसी भी क्षेत्र में लिखे सर्वश्रेष्ठ माना।
क्योंकि उसकी भी क्या है, एक उपयोगिता है, उसके अंदर भी क्या है, कला ने जन्म लिया है। तो कथन से स्पष्ट हो रहा है कि उपयोगी कला ललित कला का भेद स्पष्ट किया, साथ ही ललित कला की अलग सत्ता को स्वीकार किया। देखिए, उपयोगी कला किससे संबंध हो गया, आपके प्लेटो से, ठीक है। लेकिन अरस्तु ने क्या कहा था, जो मनुष्य के अंदर जो कला है, जो उसको अलग बनाती है, चाहे वो एक कुम्हार की कला हो, वो एक मिट्टी के बर्तन बनाता है, बढ़ई हो, उदाहरण देके क्या है, इन्होंने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है। तो वो चीज़ हमें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उपयोगी कला के साथ साथ क्या है, इन्होंने ललित कला को क्या है, सर्वश्रेष्ठ माना, और जो ललित कला है उसकी सत्ता को क्या है, एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र सत्ता को स्वीकृति प्रदान की। किसने की, अरस्तु ने। डिफरेंस आपको समझ आ गया। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण है, यह कथन किसका है, ठीक है। जैसे कि अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण है, जो अनुकरण है, जो कभी रचनाएं लिखता है, वो क्या है, उन्नत अवस्था में लिखता है। तो ये कथन किसका है, आपके अरस्तु का, ठीक। तो जैसा आपने देखा आज की क्लास में क्या है, हमने अरस्तु व प्लेटो के विचारों पर चर्चा की। एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते। देखिए, जो आपके प्लेटो हैं वो उपयोगितावादी दार्शनिक रहे हैं। इन्होंने उन्हीं कवियों को सर्वश्रेष्ठ माना जो समाज के ऊपर लिखते हों, जो नैतिकता को सिखाते हैं, जिनसे राज्य को कोई सहायता प्राप्त हो रही हो, ठीक है। इन्होंने उन लोगों को बहिष्कृत किया है जो नैतिकता को नहीं सिखाते हैं, जो प्रेम पर लिखते हैं, श्रृंगार पर लिखते हैं, आनंद पर लिखते हैं। उन कवि का औचित्य कुछ नहीं है संसार में। ये किसने माना है, आपके प्लेटो ने, ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज़ इन्होंने ये कही थी कि कुम्हार के घड़े के समान है जो फूटने पर जिसका उपयोग नहीं हो पाता, ठीक है। तो देखिए, हर किसी का अपने मत हैं। उदाहरण के द्वारा इन्होंने स्पष्ट किया। अरस्तु हालांकि इनके शिष्य रहे थे, लेकिन इनकी जो विचारधारा थी उनसे अलग उन्होंने विचारधारा निकाली। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कवि हो, किसी भी क्षेत्र में लिखे, हर किसी की अपनी एक सत्ता होती है, हर किसी की अपनी एक उपयोगिता होती है, ठीक है। यही नहीं कि वो सिर्फ समाज के लिए लिखे, व्यक्तिगत गुण भी होते हैं, अगर वो उन पर भी कार्य करता है तो वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो हम एक ही चीज़ से क्या है, किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि ये कार्य इसने सर्वश्रेष्ठ किया, दूसरा क्या है, बिल्कुल क्या है, खराब किया। तो इन्होंने इस सत्ता को अस्वीकृत किया, ठीक है। इन्होंने क्या है, आनंद को भी स्वीकारा है, अनुकरण को भी स्वीकारा है, इन्होंने सामंजस्य बिठाया है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, उनसे संबंधित कुछ कथन हैं, ठीक है, उनको समझा, उनकी विचारधारा को समझा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, पाश्चात्य काव्यशास्त्र को कराएंगे। तब तक बने रहे अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।